नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट 2026-27 में 1,27,555 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। बजट में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी को प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया गया है। ये बजट ज्ञानी यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी सशक्तिकरण और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ ही इंडस्ट्री मॉडल पर आधारित है, जिसमें नारी शक्ति के विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अकेले ही 32,730 करोड़ का बजट दिया गया है। बजट में सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। इसके अलावा बालिकाओं के जन्म से शिक्षा और विवाह तक की समर्थन के उद्देश्य से वर्ष 2007 में शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना को वर्ष 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के रूप में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभ मिला है। बजट में योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है और लगातार सरकार के इसी प्रकार प्रयास जारी हैं। लगातार महिलाओं को, बालिकाओं को संबल प्रदान करना, सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है और इसी क्रम में अनेक योजनाएं संचालित हैं। फिर चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात की जाए या लाडली बहना योजना की बात की जाए, और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अनेक प्रदेशों ने इस योजना से प्रभावित होकर अपने प्रदेश में इन जैसी योजनाओं को लागू किया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य महानुभावों। नारी सशक्तिकरण के लेकर खासकर हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की महिलाएं केवल सहभागी नहीं है, विकास की अग्रदूत बन चुकी है। कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्यमिता में प्रदेश की 47% महिलाओं द्वारा स्टार्टअप चलाए जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यह हमारे काम करने का तरीका है। और जैसे मैंने रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी बात तो कही है, लेकिन अब तो हमने बहनों को इंडस्ट्री के पास हॉस्टल देकर के उनके रुकने के प्रबंधन भी किए हैं। इसमें विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप ऐसे कई जगह और विमेन हॉस्टल सखी बनाने का और उनको चलाने के लिए भारत सरकार ने भी मदद की है। और खास करके बहनों को 35% का आरक्षण शासकीय नौकरियों में भी हम दे रहे हैं। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये प्रयास है कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सशक्त बनाया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया जाए। और इसी क्रम में लगातार लाडली बहना योजना के माध्यम से राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है, जिसके माध्यम से महिलाएं न सिर्फ सशक्त हो रही हैं बल्कि लगातार आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कई महिलाओं ने इसके माध्यम से रोजगार की शुरुआत की है और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी अब महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ता। इस राशि के माध्यम से महिलाओं के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने का जो सरकार का प्रयास है वो धरातल पर कहीं ना कहीं अब सही साबित होता नजर आ रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि लगातार योजनाएं संचालित हैं, लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये बजट सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ये सिर्फ बजट नहीं बल्कि हर बेटी और बहन के आत्मविश्वास, सुरक्षा, स्वावलंबन और उज्जवल भविष्य को समर्पित एक दृढ़ संकल्प है। ऐसे में प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बजट में महिला स्व सहायता समूहों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही साथ मीता वाधवा जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। मीता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सरकार का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, महिलाओं को मजबूत बनाया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ये बजट महिलाओं को लाभार्थी बनाता है या फिर नेतृत्व करता? बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जो हमने लाडली लक्ष्मी योजना है अपने बहनों के लिए काफी सालों से जो चलता आ रहा है, इसमें दिन पे दिन जो बढ़ोतरी हो रही है, उतनी बढ़ोतरी उनके मतलब उनके काम में नहीं दिख रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, सबको फ्री का पैसा मिल रहा है,
काफ़ी महिलाएँ हैं जो खुद अपने ही साधनों से और ये जो पैसे उनको मिल रहे हैं, उससे वो काफ़ी सामान बना रहे हैं। बहुत सारी स्व-सहायता समूह की महिलाएँ हैं जो अपने हिसाब से सामान बना रहे हैं, जैसे कि वो चाहे आप कह लीजिए दिए बनाते हों या फिर साबुन बनाते हों या फिर सब्जी मतलब अचार, पापड़ ये सब बनाते हों। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा गैप है, जो मुझे आज मतलब समझ में आता है इतने सालों में, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि हम इनको मार्केटिंग का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे रहे हैं, ना दें मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन अगर हम हर सरकारी डिपार्टमेंट को बोलें कि जो आप सामान खरीद रहे हैं, 50% सामान इन स्व-सहायता समूह की महिलाओं से लीजिए, तो इनको मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर मिलेगा। हम उनको पैसे दे रहे हैं, हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, हम उनको सशक्तिकरण जो है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सशक्त महिला हमेशा से थी, सशक्तिकरण वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं, वो हम तभी कर पाएँगे सही तरीके से जब हम उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट देंगे। एक यूनिटी मॉल खुलना था आज से 3-4 साल पहले, उज्जैन में जो आज तक नहीं खुला है। आज महिलाएँ इंतज़ार करती हैं कि कब मेले लगेंगे और कब उनका सामान बिकेगा। ऐसा कौन-सा हमारा कैंटीन है सरकारी जहाँ पे महिलाओं के ही अचार-पापड़ इस्तेमाल होते हैं, महिलाओं से उगाई हुई सब्जियाँ आती हैं, महिलाओं द्वारा साबुन होता है जो डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे यूटिलाइज़ होता है, वो इतना बढ़िया फ़िनाइल बनाती हैं, वो इस्तेमाल नहीं होता है। आज भी हम गुलाल देखें, अब होली आ रही है, उसके चलते गुलाल महिलाएँ ही बना रही हैं। क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट खरीदता है? क्या ऐसा कोई मैंडेट हम बना सकते हैं कि आप सामान भी वहाँ से खरीदें? तब एक्चुअल सशक्तिकरण की हम बात आगे लेकर आएँगे। ऐसा मेरा सोचना है। मीता जी, बिल्कुल जिस प्रकार आपने बताया कि महिलाएं माना जा सकता है उनके पास कौशल है, उनके पास इस प्रकार की योजनाएं तो संचालित हैं कि वो इस प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर पा रहे हैं, लेकिन सही से मार्केट उन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार की योजनाएं सरकार को बनाने की ज़रूरत है ताकि जो एंड प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए और उसका सही दाम महिलाओं को मिल सके? सरकार ने योजना बनाई हुई है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। देखिए यूनिटी मॉल हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज से 3 साल पहले कहा था कि हर स्टेट में होना चाहिए। लेकिन हमारे एमपी में यूनिटी मॉल कहीं नहीं है। उज्जैन की जगह चुनी तो ये आज तक नहीं मिला है। इस बार फिर जो बजट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि एसएचजी की महिलाओं के लिए एक बाज़ार खोला जाए, जहाँ पे ये महिला अब आज आपको सामान खरीदना होता है, आप रिलायंस मॉल जाते हैं, डी-मार्ट जाते हैं, ये महिलाओं का सामान कहाँ रखते हैं? आप कौन से डी-मार्ट में इन महिलाओं का सामान मिलता है? कौन से रिलायंस में मिलता है? तो सरकार ने इसके लिए नीति बनाई है, फंड एलोकेशन किया है, स्टेट लेवल पे इसके एग्जीक्यूशन सही तरीके से होना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल मीता जी, और जिस प्रकार सरकार का एक नवाचार जो लगातार चर्चा का विषय बना भी हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसके बारे में जानकारी दी थी कि ट्रेटा पैक में अब मुफ्त दूध जो है सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाया जाएगा और ये जो उत्पादन होगा ये स्व सहायता समूहों के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। माना जा सकता है इस नवाचार के माध्यम से न सिर्फ स्कूलों में छात्र छात्राओं को दूध की उपलब्धता होगी, बल्कि महिलाओं को भी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और दूध के माध्यम से कहीं ना कहीं व्यापार में आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? क्या हम ऐसा कोई रजिस्टर बना सकते हैं कि हम इन जगहों पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसका गुड गवर्नेंस क्या है? क्या हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े हैं? हम इतने सालों से जो ये काम कर रहे हैं, आज हम कहते हैं हमारे यहाँ 10,000 सहायता समूह की महिलाएँ हैं और 10,000 में से हम कहते हैं कि पूरे ही 10,000 को ना मिला हो, 50% को मिला हो। क्या अपने पास कोई इस तरीके का गुड गवर्नेंस के तहत आंकड़े हैं? वर्बल आप और हम जो बात कर रहे हैं, सरकार बात करी वो एक टोटल अलग है। आंकड़े फैक्ट के साथ, नाम के साथ, क्या हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं? मुझे नहीं लगता हमारे पास ये आंकड़े हैं। जी, माना जा मैं सकता कह है रही हूँ फिर धरातल से। पर चीज़ें थोड़ी अलग हैं। जी, बिल्कुल मीता जी, मैं एग्ज़ैक्टली। लौटूँगा आपके जी, पास। जी। डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और सबसे पहले सबसे सटीक सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा कि सशक्त नारी का रास्ता नगद सहायता से होकर जाता है या फिर रोज़गार से? इस बजट के माध्यम से सरकार का क्या प्रयास है जो कि धरातल पर सही साबित होगा? धन्यवाद। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस विषय को केवल राजनीति या बजट के नजरिए से नहीं देखती, बल्कि
एक जमीनी हकीकत से देखती हूँ। जैसे अभी मीता मैडम ने कहा, उसी तरीके से हमें ये देखना चाहिए कि वाकई में जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले यह तो सकारात्मक बात है कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण को एक प्राथमिकता दी है। इसकी तो मैंने पहले भी साधुवाद दिया है मोहन जी को। और ये जो 1,27,00,000 रुपए का जो बड़ा प्रावधान किया है, इससे एक ये संदेश जाता है कि महिलाओं का विकास राज्य के एजेंडा में केंद्र में है, ये हम मानते हैं। बिल्कुल उसमें कोई दो बात नहीं है। बिल्कुल ये एक इससे कहना चाहिए एक सकारात्मक जो एक बात है जिसकी तारीफ हम समाज में भी करना चाहेंगे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सशक्तिकरण केवल आर्थिक सहायता देने से नहीं होता। इस मामले में हमने पहले भी बात की है कि जब हमने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में मैंने और मीता मैडम ने बात किया था एक बार, तो हमने यही कहा था कि सिर्फ आर्थिक सहायता देने से कुछ नहीं होगा। सशक्तिकरण का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इनका जो निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। कुछ पैसे दे देने से, प्रावधान रख देने से ये नहीं। अब बात ये है कि अब इसका निर्णय लेने की शक्ति कैसे होगी। बात वही आती है कि पहले चाहे वो लाडली लक्ष्मी जिसमें भी पैसा दिया गया, उसमें एक कहते हैं ना कि पैसों का क्या हुआ। लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों के प्रति सोच में तो बदलाव आया। कई परिवार अब बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे। ठीक है, ये भी समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। लाडली बहना योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। छोटे छोटे खर्चों के लिए वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहती और उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो चुनौतियां है ना, जो कुछ चुनौतियां हैं, उसकी अगर हम बात करें तो कई ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में महिलाओं को योजनाओं की पूरी जानकारी ही नहीं होती। और अगर पैसा आता भी है तो वो उनके अकाउंट में आता है, वो घर वाले खर्च कर देते हैं, भुगतान में देरी होती है या कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आती है। तो मेरा ये कहना है कि आर्थिक सहायता केवल पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ना जरूरी है। ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट कीजिए। जब वो डेवलप होंगे, कौशल विकास करेंगे, तो वो अपने आप देखिए आर्थिक विकास में वो भी एक योगदान देंगी। भारत की आधी आबादी भारत के रेवेन्यू जनरेशन में बराबरी की साझेदारी करेगी। अभी आपने देखा होगा कि असम में एक आज ही के पेपर में आया है, मुझे वो ठीक से याद नहीं आ रहा, वहां पे एक जर्मन घास उग रही थी, वो बाकी चीजों को खा रही बिल्कुल। थी। तो उन्होंने क्या किया, महिलाओं ने वो जर्मन घास से ही बाकी चीजें बनाना शुरू कर दिया। एक हस्त शिल्प कला कह लीजिए या एक कौशल विकास करके उसे बाजार में बेचा। तो अभी आप जो मैडम से पूछ रहे थे, मीता मैडम से, कि एसएचजी के बारे में, तो एसएचजी भी ऐसे ही चलती है। जब कुछ होगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो सबसे पहले उनका विकास करना मतलब कौशल विकास करना। हम क्या कर रहे हैं, रोज बच्चे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा वो पॉकेट मनी कमाए कैसे, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम एक पीढ़ी को लगभग अपंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम उस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमें लग रहा है कि हमारी बहनों को हमने पैसे दे दिए, भाई ने राखी के पैसे दे दिए, लेकिन जब कहीं से सहायता रोज आ जाती है तो वो आदत में आ जाती है। ठीक है, तो लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या ये वोट की राजनीति है। तो मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं ये कह रही हूँ कि सुधार ला रही महिलाओं के जीवन में बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन पारदर्शिता और प्रभावशीलता जिसको हम कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो प्रभावशीलता लाना भी बहुत जरूरी है कि महिलाएं लंबे समय तक पैसा लेके स्वावलंबी हो रही हैं या पराधीन हो रही हैं, उनको आत्मनिर्भर हम बना पा रहे हैं या नहीं, ये बात भी हमें देखने की है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है कि आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा रही है या फिर निर्भरता लगातार थोपी जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार आपकी बातों से एक अहम बिंदु भी निकल कर आया, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की आपने बात की। मीता जी, जिस प्रकार महिला स्व सहायता समूह भी लगातार संचालित हैं और कौशल विकास की योजनाएं भी लगातार चलाई जा रही हैं, और जितना इन दोनों ही विषयों पर पिछले कुछ सालों में विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है, बजट अलॉट किया गया है, मैं नहीं समझता पहले के सालों में किया जाता रहा होगा। क्या हकीकत है इन योजनाओं की, इन व्यवस्थाओं की धरातल पर? क्या ये वाकई में धरातल पर काम कर रही हैं या फिर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है?
ब्रिज जी ने भी बहुत अच्छी चीज बोली कि पॉकेट मनी। जी। तो ये पॉकेट मनी तो जब से दिया जा रहा है वो आज भी दिया ही जा रहा है। और क्या आपके परिवार में अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, आप उसको 100 रुपए से देना शुरू करेंगे और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा आप उसे 200 कर देंगे, और जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा उसे बोलेंगे अब तू बहुत बड़ा हो गया है बेटा, अब तू हमसे 1000 रुपए लिया कर। या फिर आप ये बोलेंगे कि 25 साल का हो गया है, कुछ खुद भी कमा लिया कर। है ना? फर्क कितना है? फर्क ये बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जैसे उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया तो मुझे लगा कि हम दोनों हर बार इसी टॉपिक पे बात करते हैं और हम हमेशा यही कहते हैं, आंकड़ों पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और जो जमीनी तौर पे आंकड़े हैं उन उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप महिला को एक तरफ कहते हैं कि वो पिलर है, वो एक परिवार के पूरे पालन पोषण, उसके परिवार को किस तरीके से चलाना, उनके व्यवहार, हर चीज को वही पूरा संभालती है। वही हम उस महिला को फ्री में पैसे दे रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि महिला को फ्री में पैसे देके आप महिला को फ्री की आदत डाल रहे हैं, उसके बाद बच्चों को फ्री की आदत डाल रहे हैं, उस परिवार में बहुत सारा फ्री टाइम हो गया है, तो हम सोशली भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं, उनमें जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो खुशनसीब हैं जो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज भी वो पैसे कमाने के लिए उतनी ही शिद्दत कर रहे हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी पैसे कमाने के लिए बहुत दूर नहीं, कल ही की बात है, एक महिला जल गई है, उसका हाल इतना बुरा है कि उसके पास इलाज, क्योंकि उसने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है और वो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, उसके दिन के 100 रुपए के खर्चे के भी पैसे नहीं है कि वो जो जल गई है 60% उसके लिए वो बैंडेज करा सके। तो ऐसे रोज हमारे पास केसेस आते हैं। तो ये कहाँ की ये महिलाएं कौन हैं? क्यों ये लाडली लक्ष्मी में नहीं आती हैं? क्यों इनको पैसे नहीं मिलते हैं? क्यों आयुष्मान कार्ड पे कोई चेक नहीं है? बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। जमीनी आंकड़े बहुत अलग हैं। हमको कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर जमीनी आंकड़ों पे फैक्चुअल डेटा लेकर फिर आगे बात करनी चाहिए। ये सरकार जिस तरीके से महिलाओं को अपने साथ, अपने कंधे से कंधे मिलाकर चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ब्रिज जी, और जिस प्रकार माना जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है, समाज का लक्ष्य है, लेकिन सिर्फ आर्थिक सहायता के माध्यम से ही समाज की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। अन्य कई सारी समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं हर रोज़ उनका सामना करती हैं, और इसी एक समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्किंग वुमन हॉस्टल की शुरुआत की है। एक नया नवाचार किया गया है जहाँ पर वर्किंग वुमन को हॉस्टल की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। किस प्रकार देखती हैं आप इस नवाचार को, इस सुविधा को, और क्या अन्य समस्याएं हैं महिलाओं की जिन पर सरकार को अभी भी काम करने की ज़रूरत है? नवाचार कहाँ है वर्किंग वुमेन हॉस्टल? मैं तो बचपन से कल्याणी हॉस्टल देख रही हूँ, और अभी WCD का हॉस्टल इतना अच्छा चल रहा है जवाहर बाल भवन के पीछे। ये नवाचार तो कहीं से भी नहीं है। नवाचार तो वो है जो आपने बुजुर्गों के लिए बनाया, वो एक नवाचार कह सकते हैं कि सरकार ने पहली बार ऐसी कोई अच्छी कोशिश की। खैर अभी मुद्दा ये नहीं, आपने पूछा कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल को से क्या समाज में क्या बदलाव आएगा या किसी के जीवन का क्या स्तर ऊंचा उठेगा। तो देखिए वो एक सुविधा है, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है और सरकार का काम है कि सुविधा दे। जो टैक्स पेयर है या टैक्स पेयर नहीं है उसको भी सुविधा देने का काम है सरकार का। तो सरकार ने ये किया तो कोई बहुत बड़ा हम उसको हाइप ना करें, ओवररेटेड चीज है ये कि सरकार ने एक क्या बोला आपने, हॉस्टल बना दिया वर्किंग वुमेन हॉस्टल। आप ये पूछ सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो भर्ती की जो वो है अभी जो हुआ है उस पर आप पूछ सकते हैं कि वो एक अलग चीज है कि चलिए 19,000 पदों की भर्ती हो रही, उस पर उससे बदलाव आएगा क्योंकि वो नौकरी मिल रही है। देखिए जब नौकरी नहीं होगी तो वर्किंग वुमेन कहाँ जाएंगे, वर्किंग विमेन कहाँ होगी और वर्किंग विमेन हॉस्टल का क्या करेंगे। देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आती, सरकार को चाहिए कि कुछ समाज में उठने बैठने वाले लोगों के साथ वो एक गोष्ठी करे और वो ये पूछे कि जमीनी हकीकत क्या है। हमसे पूछिए ना, अरे जब वर्क ही नहीं होगा तो हॉस्टल क्या है, वर्क होगा तो हम अपने घर में भी खुश हैं।
जो बाहर जो वर्किंग के लिए बाहर आते हैं वो पढ़ी लिखी महिलाएं, दे कैन यूज द पीजी सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। पर ठीक है, चलिए आपने एक और बना दिया, जो महिलाएं आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए बना दिया। मगर अभी बात क्या चल रही है कि जो हमारी जिसे कहते हैं ना, हम कैटेगराइज करें, अगर जो महिलाएं आंगनवाड़ी वाली महिलाएं हैं, या जो महिलाएं बिल्कुल स्वरोजगार के लिए ढूंढ रही हैं या नहीं है, घरेलू रोजगार पे है, छोटे छोटे रोजगारों पर जो महिलाएं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, वो भी तो वोट बैंक है ना हमारा, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? वो कैसे कहें कि नहीं हम खुश हैं और हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है? समाज में बदलाव वाहक जो होते हैं ना, वो यही गांव की महिलाएं, और ये जिनको हम कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड, ये महिलाएं जो है समाज में बदलाव लाती हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं तो शुरू से हैं, वो अपना ऑफिस देखे कि समाज में बदलाव लाए। बताइए, आप एक बात सोचिए, हम कहते हैं ना, एक स्त्री जब पढ़ती है तो वो पूरा कुल को पढ़ा जाती है, 7 पुश्तें उसकी पढ़ जाती है। लेकिन एक पुरुष पढ़ता है, पढ़ लिख जाता है, तो वो सिर्फ अपना परिवार को ही पाल पाता है। वो क्यों है? क्योंकि मातृशक्ति जो है ना, वो धुरी है। इस पृथ्वी की जो धुरी है, मैं हमेशा कहती हूँ, पृथ्वी जिसमें घूम रही है ना, वो एक्सेस ही मातृशक्ति है। अगर मातृशक्ति अगर पढ़ी लिखी होगी, मातृशक्ति अगर स्वावलंबी होगी, सशक्त होगी, तो आप जरा सोचिए, परिवार और राष्ट्र और समाज सब कुछ सशक्त होगा। आप लोग इस बात पे देखिए, मैं फिर कहती हूँ, सरकार को चाहिए कि जमीनी स्तर से शुरू करें कि मेरी जो बहनें हैं उनका रोजगार बढ़े। चलिए, आंगनवाड़ी में आपने 19,000 पद निकाल दिया। अब यही पद आप अगर ट्रांसपेरेंसी से इनका अगर आप क्या कहना चाहिए, उनको रिक्रूटमेंट करते हैं तो बात है। अगर बाकी कुछ ऊपर नीचे मैं कहना नहीं चाहती, कुछ होता है तो फिर वही बात है, जिस ऐसा है, सारा खेला भी उसका है, ठीक है। अब आंगनवाड़ी में जब पदों की बढ़ोतरी होगी तो मातृ शिशु जो स्वास्थ्य सेवाएं वो भी मजबूत होगी। अब उनके वेतन के लिए देखिए, भारतीय मजदूर जैसे संगठन जो है काफी संघर्ष कर रहा है, उनका वेतन बढ़ा भी है, पर उन्हें प्रशिक्षण और सम्मान भी मिलना चाहिए, साथ में ये भी है। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण सरकार, समाज और परिवार तीनों की ना साझा जिम्मेदारी है। हम क्या सोचते हैं, हमने कुछ बहनों को पैसा दे दिया, हमने कुछ बहनों को जाति या किसी और उसके आधार पे हमने कुछ कर दिया तो हो गया, सशक्त हो गई। आप ये समझिए, हम आधी आबादी है, मतलब जितने आधे पुरुष हैं उतनी आधी हमारी भी आबादी है। योजनाएं अच्छी है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाना और महिलाओं को शिक्षा, कौशल और अवसरों से जोड़ना, ये होगी असली जो है सफलता। ये होगी श्रीमान मोहन यादव जी की असली सफलता, अगर वो इन तीनों को कोऑर्डिनेट कर पाए तो। क्योंकि सशक्त महिला ही सशक्त समाज बनाती है, और वो सशक्त समाज ही आगे चल के राष्ट्र बनता है, सशक्त राष्ट्र। तो सशक्त राष्ट्र की आधारशिला अगर आपको रखनी है, किसी भी सरकार को रखनी है, मैं तो ये कहती हूँ, हम किसी का नाम लेके क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले वन शुड कॉन्सेंट्रेट टू दी आधी आबादी, टू दी मातृशक्ति। आप जब महिला मातृशक्ति पे आपका ध्यान जाएगा तो सब कुछ समतल पे आ जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का जो रास्ता निकलेगा वो महिलाओं को सशक्त बनाने से निकलेगा, और सशक्त बनाने का मतलब सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना नहीं बल्कि रोजगार से जोड़ना है। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश का ये बजट न सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक योजना है, एक दस्तावेज है, बल्कि मध्य प्रदेश में लाए जाने वाले अमूलचूल परिवर्तन, एक नए बदलाव की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। मामला ये नहीं है कि कितनी बड़ी राशि जो है महिलाओं के उद्धार के लिए अलॉट की गई, बल्कि धरातल पर कितना ज़्यादा क्रियान्वयन इन योजनाओं का किया जा रहा है, ये बड़ा विषय है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।